Myself, Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज बीएससी पार्ट थर्ड के यूनिट फर्स्ट पेपर थर्ड की क्लास में हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा है और ये जाना है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बारे में दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि वो वेव नेचर या तरंग प्रकृति का है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेवलप किया और दूसरी ओर श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स को डेवलप किया। डी ब्रॉगली द्वारा प्रपोज्ड वेव नेचर को बेसिस मानकर श्रोडिंगर ने फेमस वेव इक्वेशन दी, जिसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम कहते हैं। यह इक्वेशन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करती है। श्रोडिंगर ने साइनोसॉइडल इक्वेशन का उपयोग इस ऑब्जेक्टिव के साथ किया कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर उसकी टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन, जैसा भी मैंने आपको बताया, ये इक्वेशन किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर उसकी टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये देखिए कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दस E इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस v। E क्या है? टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। हाफ mv² इज काइनेटिक एनर्जी एंड v इज पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में m है मास, v है वेलोसिटी, और जो कैपिटल V है वो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? -ZE² अपॉन R के बराबर है। अब जो हमारा ये इक्वेशन है जिसमें हमने निकाला है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² दैट इज़ इक्वल टू हाफ m² v² अपॉन m। ये कैसे आया है? हमने यहाँ पर क्या किया है, इस इक्वेशन में इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से इसको डिवाइड कर दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है डी ब्रॉगली इक्वेशन का इसमें यूज़ किया गया है, और डी ब्रॉगली इक्वेशन से आपको पता है कि h अपॉन लैम्डा किसके बराबर होता है? p के बराबर होता है, और p जो है वो किसके बराबर होता है? m इंटू v के बराबर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर m² v² को p² से हमने सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है? हाफ p² अपॉन m इज़ इक्वल टू हाफ 1 अपॉन m इंटू h² अपॉन λ², सिंस h अपॉन लैम्डा इज़ इक्वल टू p। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू हाफ mv², E माइनस v, v को हम इस तरफ ले गए तो E माइनस v हो गया, दैट इज़ इक्वल टू h² अपॉन 2m λ²। अब देखिए इससे हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे हमारे पास में लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है? और λ² इज़ इक्वल टू h² अपॉन 2m इंटू E माइनस v। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ on substituting the value of λ² from equation number 3 into sinusoidal equation we have। पिछले लेक्चर के अंदर आपको मैंने साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन के बारे में बताया था, जो हमने डिराइव की थी, और ये बताया था आपको कि जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे तब उसके अंदर हम साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो ये वही साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है। आपको एक बार याद दिला देती हूँ मैं कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसी को हम बता सकते हैं del² psi अपॉन del x² प्लस del² psi अपॉन del y² प्लस del² psi अपॉन del z² प्लस 4π² अपॉन λ² psi इक्वल्स टू 0। ये होती है साइनोसॉइडल इक्वेशन।
तो ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू साई इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ लेमडा स्क्वायर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। ये देखिए यहाँ पे हमने लेमडा स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, इसको हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में ये इक्वेशन आती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर इंटू एम ई माइनस वाई वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 4 इज़ नोन एज श्रोडिंजर्स फंडामेंटल वेव इक्वेशन with respect to space. This equation is also known as time independent equation. यह जो इक्वेशन है यह समय पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसे समय अनाश्रित समीकरण यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। यह श्रोडिंजर की प्रसिद्ध समीकरण है जो वेव मैकेनिक्स का फंडामेंटल बेस है। इसे सर्वप्रथम श्रोडिंजर ने ही डराइव किया था। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म इस तरह से है जैसा कि हम देखते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 यानी कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। अब यहाँ पर हम इसको ये जो ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं डेल स्क्वायर। ये वी के ऊपर बार लगा हुआ है और इसको स्क्वायर के साथ में डिनोट किया है, इसे हम डेल स्क्वायर बोलते हैं। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहाँ पर देखिए वेयर डेल स्क्वायर जो ब्रैकेट की जो वैल्यू थी वो वैल्यू आई है यहाँ पे डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसे हम लैप्लेशियन ऑपरेटर या लैप्लेशियन संकारक कहते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है इसका एक दूसरा स्वरूप भी है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देखिए, जो डेल स्क्वायर साई है दैट इज़ इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर इंटू एम, इसको दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये देखिए इक्वेशन आती है हमारे पास में माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई माइनस वी इंटू साई। अब इसको यहाँ ब्रैकेट को खोल दिया हमने, तो हमारे पास में इसको सॉल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो ये तो टर्म एज इट इज़ ही है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई प्लस वी इंटू साई दैट इज़ इक्वल टू ई इंटू साई। अब फिर आ गया ये जो टर्म ब्रैकेट में आ गई हमारी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इक्वल्स टू ई साई, और वी कैन से एच साई इज इक्वल टू ऑपरेटर एच साई दैट इज़ इक्वल टू ई साई। तो ये जो हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर एच साई इज़ इक्वल टू ई साई है, इसके अंदर ये जो हमें एक अल्फ़ाबेट एच दिख रहा है, एच के ऊपर हमने एक कैप सी लगा रखी है। इस कैप को हम सर्कमफ्लेक्स कहते हैं और इससे हम ऑपरेटर को डिनोट करते हैं। आगे वाले लेक्चर में जब आपको ऑपरेटर के बारे में बताया जाएगा तब आपको ये बताया जाएगा कि ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट हम इस सर्कमफ्लेक्स से ही करते हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर सर्कमफ्लेक्स लगा हो तो हम इसे ऑपरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो एच की जो वैल्यू है वो क्या है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी, that is another operator representing certain way of expressing the total energy of the system and is known as Hamiltonian operator.
इस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है ये दूसरा ऑपरेटर है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन संकारक। पहले वाला था लैप्लेशियन संकारक और दूसरा है हैमिल्टोनियन संकारक। अब यहाँ पर ये जो हमने इक्वेशन लिखी है एच साई इज़ इक्वल टू ई साई, इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं। यहाँ साई को आइगन वेव फंक्शन कहते हैं। आइगन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है अभिलाक्षणिक या कैरेक्टरिस्टिक, और ई की जो वैल्यूज़ है उसको हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जैसा हमें पता है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। साई की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं, लेकिन इसमें साई की वो ही वैल्यूज़ एक्सेप्टेबल होती हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन की होती हैं। अब ये वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ हमने जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है, ये देखिए जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एक तरह से टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H consists of two parts, that is kinetic energy part is minus h square upon 8 pi square m del square, and potential energy part which is represented by V. So H is equal to minus h square upon 8 pi square m del square plus V, where H is equal to h upon 2 pi और h is equal to h क्रॉस बार। तो इस लेक्चर के अंदर हमने एक बार श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन को डिराइव किया है, और ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है बाकी दूसरी इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, और यहाँ हमने एक नया टर्म और सीखा है, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन एंड ऑपरेटर्स। तो वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।